तरफ शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। एक अकेली लड़की थी जो सुबह से यहां वहां भटक रही थी, मगर जिसे वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिली। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होता है? बस 2 वक्त की रोटी, इज्जत और अपनों का साथ। लेकिन इस 17 साला लड़की के पास ना रोटी थी ना सुकून। 4 साल पहले वालिदा के इंतकाल के बाद उसके पास सिर्फ उसके वालिद ही रह गए थे जो घर का सारा बोझ उठाए हुए थे। 1 हफ्ते पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद से वो लड़की नौकरी की तलाश में भटक रही थी। मैट्रिक पास होने के बावजूद इसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसका कोई और अपना भी नहीं था सिवाय अपने बीमार बाप के। थके कदमों से चलते हुए वो एक पार्क में पहुंची और बेंच पर बैठ गई। सामने एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश इसकी मां उसके पास होती तो वो यूं तन्हा ना भटक रही होती। तुमसे मोहब्बत है सनम। दूसरी तरफ सिकंदर अपने दफ्तर में गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसके केबिन में कोई दाखिल हुआ। सिकंदर का ध्यान काम में लगा हुआ था। सर! इसके पीए की आवाज सुनकर उसने नजरें उठाईं और सामने जामिन शाह को देखा। सिकंदर फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दीजिए आप यहाँ। सब खैरियत? वो भारी लहजे में बोला। जामिन शाह ने अपने पोते को देखा जो अपने नाम की तरह सिकंदर था। जब हमारा पोता हमसे मिलने ना आए तो हमें खुद ही आना पड़ेगा, दीजी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं दीजी, बस कुछ मसरूफ था इसलिए नहीं आ सका, सिकंदर ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। बेटा, ये सब मसरूफियात सिर्फ हवेली से दूर रहने के लिए हैं। जामिन शाह ने नजर उसके चेहरे पर रखी। जब आप जानते हैं तो फिर मुझे हवेली आने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? सिकंदर ने संजीदा लहजे में कहा। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। हवेली वालों को उनके शासाइन और गांव वालों को उनके सरदार की जरूरत है, जामिन शाह ने बेबसी से कहा। जरूरत मुझे भी थी आपकी इस नवासी की, मगर उसने भरी महफिल में हमें छोड़कर घर से भागना बेहतर समझा। सिकंदर की आवाज में दर्द था। मैं समझ सकता हूं बेटा, वो हमारे खानदान की बेटी है इसलिए हम इसे नहीं छोड़ सकते, और तुम हमारी जान हो इसलिए हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे, लेकिन हवेली वाले चाहते हैं कि तुम इसे वापस लौटा। मैं हवेली आ जाऊंगा मगर इससे शादी नहीं, क्योंकि अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है, सिकंदर ने नम आंखों से कहा। सिकंदर शाह का दिल एक बार फिर किसी से लगाना नहीं चाहता था, मगर जामिन शाह की औलाद वाली बात ने इसे परेशान कर दिया था। वो अचानक कहां से लालकी लाए और फिर औलाद भी जो इसकी निशानी हो और खानदान की रवायत को आगे बढ़ाए। सर, आप परेशान लग रहे हैं, पीए साकिब ने कहा जब उसने सिकंदर को गहरी सोच में डूबा देखा। कुछ नहीं, बस दीजी की बातों के बारे में सोच रहा हूं कि लड़की कहां से लाऊं और फिर औलाद कैसे हो, सिकंदर ने परेशानी जाहिर की। इस पर साकिब मुस्कुरा कर बोला। सर, आपको क्या फिक्र? कोई भी लड़की शादी और औलाद के लिए इनकार नहीं करेगी। आप सिकंदर शाह हैं जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। हाँ, मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं चाहता। सिकंदर का लहजा सर्द था, औरत के लिए नफरत वाज़े थी। तो फिर आप कोई ऐसी लड़की खरीद लें जो अनछुई हो, इससे निकाह कर लें और हवेली ले जाएं, वो साकिब ने डरते हुए मशवरा दिया। सिकंदर के चेहरे पर एक सोच उभरी। ख्याल अच्छा है, मगर ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? इसने बेचैनी से पूछा। सर, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो लड़कियां बेचते हैं, साकिब ने बताया, जिस पर सिकंदर ने इसे गौर से देखा। ठीक है, यही तरीका बेहतर है। राब्ता करो और जो लड़कियां मौजूद हों उन्हें फार्म हाउस पहुंचा दो, सिकंदर ने फैसला सुनाया। मोहब्बत एक निमत है, जो इसे ठुकरा दे वो काफिर है। पार्क में बेंच पर बैठी लड़की को अचानक एक अजनबी औरत ने मुखातिब किया। क्या हुआ लड़की, तुम रुक क्यों रही हो? वो चौंक गई और सामने देखने लगी। कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना तुम रोती नहीं। बताओ क्या हुआ? औरत ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। पहले तो वो खामोश रही, फिर अचानक सब कुछ बता गई। सुनकर औरत के चेहरे पर भी दुख के आसार नुमायां हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इसकी बात सुनकर लड़की मजीद रोने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, औरत ने इसका हाथ थामा। कैसी मदद? वो उलझ कर बोली। तुम्हें नौकरी चाहिए ताकि बाप के इलाज के लिए पैसे मिल सके, तो मैं अपनी एक दोस्त के पास भेज सकती हूँ, लेकिन काम अच्छा नहीं है, औरत ने संजीदगी से कहा। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? लड़की ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता, औरत ने जवाब दिया।
क्या आप मुझे अपनी दोस्त के पास ले जाएंगी? वो उम्मीद से बोले। हाँ चुल्लू, औरत ने जवाब दिया। खौफ के बावजूद बाप की मोहब्बत ने इसे साथ चलने पर मजबूर कर दिया। इसे भी बेटी होने का फर्ज निभाना था। सिकंदर शाह को लड़कियों का इंतखाब करते हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन कोई लड़की ऐसी ना मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। बस अब किसी लड़की को यहां मत लाना। जिन्हें देखना था देख लिया, उस सिकंदर ने गुस्से से कहा। लड़की ना मिलने की वजह से इसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। सर, एक जगह और है, वहां अगर कोई लड़की पसंद ना आए तो मुझे मुआफ कर दीजिएगा, साकिब ने इसके सामने इल्तिजा की। क्या मुझे ऐसी जगह जाने की जरूरत है? सिकंदर ने गुस्से से जवाब दिया। सर, वो औरत बगैर किसी खरीदार को देखे लड़की नहीं देती। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। वो लड़की इस औरत के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां लड़कियां अजीब और गरीब लिबास में थीं। वो नजर नीची करके रह गई, दिल खौफ से भर गया। एक कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर बेड पर बैठी एक औरत पर पड़ी। ये कौन है? बेड पर बैठी औरत ने पूछा। एक मजबूर लड़की है, औरत ने जवाब दिया। हाँ, मजबूर ही यहां तक पहुंचती हैं, बेड पर बैठी औरत ने सर्द मेहरी से कहा। उधर आओ, औरत ने लड़की को बुलाया। इसके सवाल पर लड़की की आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ? रोना बंद करो और बताओ, औरत ने इसे तसल्ली दी और लड़की ने अपनी कहानी सुना दी। यहां सबकी कहानियां ऐसी ही हैं, इसलिए परेशान ना हो, औरत ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। मुझे काम चाहिए, और लड़की ने जवाब दिया। यहां का काम तुम नहीं कर सकोगी। कैसा काम? लड़की ने मासूमियत से पूछा। यह जिस्म बेचने का काम है, औरत ने कहा। इसकी बात सुनते ही लड़की खड़ी हो गई। मैं ये नहीं कर सकती, कुछ और काम दे दे। औरत ने नरमी से कहा। ठीक है, तुम दूसरे कामों में मदद कर सकती हो। लड़की ने शुक्रगुजारी से सर हिलाया और अपने दिल की गहराइयों से इस औरत का शुक्रिया अदा किया। आइए साहिब, यहां बैठे, एक औरत ने सिकंदर को सोफे की तरफ इशारा किया। सिकंदर खामोशी से बैठ गया। लड़कियां दिखाओ, इसने अपने हाथ में बंधी महंगी घड़ी की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा। जी अभी आ रही हैं, औरत जवाब देकर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और उसके साथ कई लड़कियां थीं। ये रही सारी लड़कियां, आप अपनी पसंद की चुन ले, औरत ने नरमी से कहा। सिकंदर ने एक नजर लड़कियों पर डाली और फौरन खड़ा हो गया, जिस पर औरत हैरान रह गई। क्या कोई और लड़की नहीं? सिकंदर के पीए ने पूछा। एक और लड़की है, मगर वो नई है। इससे पहले कि औरत कुछ कहती, एक लड़की ने बोल दिया। सिकंदर ने अपने पीए को देखा, जो खुद कंधे उचक्का कर लाइलमी जाहिर कर रहा था। तो वो लड़की दिखाओ, उस साकिब ने औरत से कहा, जिसका चेहरा सफेद हो चुका था। नहीं, वो लड़की पहले ही किसी और ने खरीद ली है, औरत ने जवाब दिया। सिकंदर के माथे पर बिल पड़ गए। मैं इसे देखना चाहता हूं, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। इनकार सुनना इसकी आदत नहीं थी। ठीक है, मगर सिर्फ देखने के लिए, औरत ने हिचकिचाते हुए कहा और एक लड़की को इशारा किया। आपने बुलाया? एक नर्म सी आवाज आई और सबकी नजरें इस लड़की की तरफ हुईं। सिकंदर ने इसे एक नजर देखा और फौरन फैसला कर लिया। मुझे यही लड़की चाहिए, उस सिकंदर ने संजीदगी से कहा। यह मुमकिन नहीं, इसकी बोली लग चुकी है, औरत ने नफी में सर हिलाया। कीमत बताओ, कितनी चाहिए? सिकंदर ने गुस्से से कहा। बात पैसे की नहीं, जुबान की है, जो मैं किसी को दे चुकी हूं, औरत ने तहम्मुल से जवाब दिया। जैसे जुबान दी है, इसे कहो कि वो सिकंदर शाह से बात करे, वरना अपने दिन गिनना शुरू कर दे, सिकंदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और अपने कोट के बटन खोल कर गिन दिखाए। औरत ने नफी में सर हिलाया और 2 कदम पीछे हो गई। सिकंदर ने पुरसुकून अंदाज में अपने कोट के बटन बंद किए और लड़की का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। वो लड़की, जिसका दिल और दिमाग सवालों से भरा था, खामोशी से इसके साथ चलती गई। गाड़ी में बैठने के बाद सिकंदर ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। काफी देर के सफर के बाद गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी। सिकंदर बाहर निकल गया, जबकि लड़की सनम खामोशी से बैठी अपने हाथों को देख रही थी। जब इसने देखा कि सब जा चुके हैं, वो परेशानी से गाड़ी से निकली और सिकंदर के पीछे हो ली, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। सिकंदर ने कदमों की आवाज सुनकर मुड़कर देखा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया कि गाड़ी से भी निकलना था, वरना मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए गाड़ी में ही घर बनवाना पड़ेगा, इसने तंजिया लहजे में कहा। सनम शर्मिंदा होकर सर झुका गई।
अंदर चुल्लू, सिकंदर ने कहा और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। सनम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके पीछे गई। घर की खूबसूरती को देखकर वो पलकें झपकाना भूल गई। बैठो, तुमसे बात करनी है, सिकंदर ने इसे सर्द लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर सनम होश में आई और सोफे पर बैठ गई। तुम्हें यहां लाने का मकसद तुम जानती हो? सिकंदर ने संजीदगी से कहा। जी जानती हूं, सनम ने जवाब दिया। तो कोशिश करना कि मुझे कोई शिकायत ना हो, क्योंकि जिससे मुझे एक बार भी शिकायत हो जाए वो सुकून से नहीं रह पाता, सिकंदर ने वार्निंग देते हुए कहा। जी ठीक है, सनम ने खौफ से कहा। सिकंदर ने इसकी आंखों में खौफ देखकर इत्मीनान की एक चमक महसूस की। चलो अब कमरे में जाओ, सिकंदर ने कहा। सनम खड़ी हुई मगर फौरन ना जा सकी। क्या अब भी नहीं आएंगे? सनम ने उलझन से पूछा। तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे साथ कमरे में जाने की? सिकंदर ने इसे सर्द नजरों से देखा। आप मुझे लाए भी इसीलिए हैं ना? सनम ने झिझकते हुए कहा। इसकी आवाज रुंध गई थी। बिल्कुल, मगर बगैर किसी रिश्ते के छूकर कोई नाजायज रिश्ता नहीं बनाना चाहता। इसलिए निकाह के बाद तुम मेरे कमरे में आओगी, लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरे लिए वही खरीदी हुई लाड़की रहोगी, सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा। जी मैं जाऊं? सनम ने इजाजत मांगी। हाँ, उस सिकंदर ने एक लफ्जी जवाब दिया और नजरें फेर ले। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे कि बिसाम वलीशा पुरसुकून अंदाज में चलते हुए अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। सब ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर अपने खाने में मसरूफ हो गए। बिसाम वलीशा, हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ थे? जामिन शाह ने संजीदा लहजे में पूछा। गांव के कुछ काम में मसरूफ था, बिसाम ने नजरें उठाते हुए जवाब दिया। ये शाह हवेली थी जहां जामिन शाह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा सफीर शाह, बेटी रईसा शाह और छोटा बेटा वली शाह। जामिन शाह ने संजीदगी से कहा, हम अब मजीद तुम्हारा देर से आना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने फैसला किया है कि अगले महीने तुम्हारा निकाह वानिया से कर देंगे। बिसाम ने झटके से सर उठाया और पिल भर के लिए वानिया की तरफ देखा जिसका सर झुका हुआ था। लेकिन मैं अभी निकाह नहीं करना चाहता, और वानिया से तो बिल्कुल भी नहीं, बिसाम ने सदमेहरी से जवाब दिया। निकाह ना करने की वजह? जामिन शाह ने गुस्से से पूछा। मैं अभी किसी जिम्मेदारी में नहीं फंसना चाहता, बिसाम ने तहम्मुल से जवाब दिया। ये जिम्मेदारी में फंसने की बात नहीं, हमारी पोती की जिम्मेदारी को दिल से निभाना है, जामिन शाह ने इसे घूरते हुए कहा। ठीक है, मैं निकाह के लिए राजी हूं, मगर रुखसती निकाह के फौरन बाद ही होगी, बिसाम ने संजीदगी से कहा। लेकिन वो अभी पढ़ रही है, आलिया, सफीर शाह ने परेशानी से कहा। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा, बिसाम ने नरमी से जवाब दिया और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाम से सिकंदर घर से बाहर था और अब लूटा तो सीधा डाइनिंग की तरफ गया। एक पल के लिए इसके दिल में ख्याल आया कि शायद इस लड़की ने कुछ खाया हो या नहीं, मगर फिर इसने सोचा कि इससे इसे क्या फर्क पड़ता है। वो खुद सुकून से खाना खाने लगा। दूसरी तरफ सनम अपने कमरे में बैठी सिकंदर के बुलाने का इंतजार कर रही थी ताकि बाहर जाकर कुछ खा सके, मगर काफी देर तक कोई ना आया। निढाल होकर वो सोफे पर जाकर बैठ गई और नींद पड़ गई। सुबह की हल्की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो सनम ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सोफे पर सोने की वजह से जिस्म में दर्द हो रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सिकंदर अंदर आया। इसकी नजरें खाली बेड से होती हुई सनम पर जा टिकीं, जो सर थामे बैठी थी और सिकंदर की मौजूदगी से अनजान थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कदम उठाते हुए इसके सामने आ खड़ा हुआ। सनम ने सर उठाया तो सिकंदर सामने खड़ा था। सफेद रंगत डार्क बिल्लो आंखें, मगरूर नाक, हल्की शेव और पुरकशिश डिंपल, और वो बिल्कुल जाजिब नजर था। सनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। होश की दुनिया में लूटते ही सनम फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मगर सर घूमने लगा और वो गिरने ही वाली थी कि सिकंदर ने इसे थाम लिया। अगले ही लम्हे इसने इसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर इसे करीब किया। तुम्हें बुखार हो रहा है, सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियों से इसके माथे को छूते हुए संजीदगी से कहा। नहीं, हम ठीक हैं, सनम ने धीरे से जवाब दिया। अच्छी बात है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं, इसलिए आज तुम्हारा चेकअप होगा, सिकंदर ने इसे सरतापीर गहरी नजरों से देखते हुए कहा। चेकअप? क्यों? सनम ने परेशान होकर पूछा। अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई तो मुझे भी हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता, सिकंदर का लहजा बेलचक था। वो खुद से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए इसे सनम के बारे में मुतमईन होना जरूरी था।
तैयार हो जाओ, कुछ देर में डॉक्टर आएंगे, सिकंदर ने कहा और खुद सोफे पर बैठ गया। सनम ने परेशानी से उंगलियां चटखानी शुरू की। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सनम ने झिझकते हुए कहा। सिकंदर उठा, वार्डरोब से नए कपड़े निकाले और सनम को दिए। ये पहन लो, फिर पुराने हो जाएंगे, इसने संजीदगी से कहा। सनम ने हैरत से इन नए कपड़ों को देखा और वॉशरूम की तरफ चली गई। बिसाम अपने कमरे की तरफ तेजी से जा रहा था जब अचानक एक कमरे से रोने की आवाजें सुनकर उसके कदम रुक गए। अगले ही लम्हे वो दरवाजा धार से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने वानिया थी जो इसकी अचानक आमद से डर कर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वानिया ने सर्द लहजे में पूछा। तुम्हारा मातम सुनने आया हूं। क्यों रो रही थी? बिसाम ने सपाट लहजे में पूछा। मुझे आपको बताना जरूरी नहीं लगता, वानिया ने सर झटकुते हुए तल्खी से जवाब दिया। कैसे जरूरी नहीं? बिसाम ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा। जब तक वजह नहीं बताओगी नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी इसलिए रो रही थी, वानिया ने संजीदगी से कहा। बिसाम हैरान रह गया। वजह? इसने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं अपनी दोस्त के भाई से शादी करना चाहती हूं, वानिया ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया। इसकी बात सुनकर बिसाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कब से ये सब चल रहा है? इसने एक ही जस्त में इसकी गर्दन दबोच ली। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, वानिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जिस पर बिसाम मजीद गुस्से में आ गया और इसे बेड पर धक्का दिया। आज से 15 दिन बाद तुम मेरे निकाह में आ जाओगी और तब तुम सिर्फ मेरी जवाबदेह होगी, बिसाम ने गुस्से में उसके कान के करीब कहा। वानिया खौफ से कांप रही थी जबकि बिसाम उसके हर नक्श को याद कर रहा था। सनम जब वॉशरूम से निकलकर आई तो सिकंदर की नजरें इस पर जिमी थीं। इसका भीगा हुआ हसन देखकर सिकंदर पुलकें झपकाना भूल गया। वो नीले रंग के सूट में गीले बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। आओ नाश्ता कर लो, सिकंदर आहिस्तगी से चलता हुआ उसके पास आया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। चलीं, सनम ने धीरे से कहा। सिकंदर ने सर हिलाया और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। खाना शुरू करो, सिकंदर ने कहा जब इसने सनम को सर झुकाए बैठे देखा। मैं ये नहीं खाती, उस सनम ने प्लेट में रखे ऑमलेट को देखकर मनमनाते हुए कहा। यहां नखरे नहीं चलेंगे, खाओ इसे, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। सनम खामोशी से खाना शुरू कर दी मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो नाखुश थी। नाश्ता करके सिकंदर ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, रूम में चली जाओ, और ये कहकर वो बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा बज रहा था मगर सनम वॉशरूम में थी उल्टी की वजह से। इसे अंडे से एलर्जी थी और नाश्ता करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जब वो बाहर आई तो सामने सिकंदर खड़ा था, इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। क्या तुम दरवाजा नहीं खोल सकती थीं? सिकंदर ने सख्ती से पूछा। वॉशरूम में थी, उस सनम ने धीरे से जवाब दिया। बैठो, डॉक्टर को बुलाता हूं, सिकंदर ने कहा और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सिकंदर 3-4 डॉक्टरों के हमरा अंदर आया। सिर्फ 30 मिनट हैं तुम्हारे पास, वो सख्त लहजे में कहकर बाहर निकल गया। डॉक्टर्स ने सनम का चेकअप किया और जब बाहर निकले तो सिकंदर ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। उन्हें शायद एग से एलर्जी है, इसलिए एहतियात कीजिएगा, डॉक्टर ने बताया। सिकंदर ने सर हिलाया और कमरे में चला गया ताकि सनम की हालत देख सके। खाने के बाद कमरे में आते ही रईसा बेगम ने मोमिल को डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी बिसाम और बाबा जानी की बात में बोलने की? बात ही ऐसी थी। जब वो मान नहीं रहे थे तो जबरदस्ती क्यों? मोमिल ने तल्खी से जवाब दिया। इसे हवेली के उसूल पसंद नहीं थे। मोमिल, हद में रहो, ये हमारा घर नहीं है, रईसा बेगम ने गुस्से से कहा, जिस पर मोमिल अपना कलच लेकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर के लिए वासिफ के साथ जा रही हूं, जल्दी आ जाऊंगी, मोमिल ने तल्ख लहजे में जवाब दिया और बाहर चली गई। तुम्हें अंडे से एलर्जी है तो सुबह बताया क्यों नहीं? सिकंदर ने सवालिया लहजे में इससे पूछा जैसे इसे अचानक ये बात याद आ गई हो। बताया था, मगर आपने कहा कि यहाँ नखरे नहीं चलेंगे, इसलिए चुप हो गई, उस सनम ने आंखों में शिकायत लिए नाराज सी बच्ची की तरह जवाब दिया। गलती तुम्हारी थी, तुम्हें साफ बताना चाहिए था, सिकंदर ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए सख्ती से कहा। सॉरी, उस सनम कहती हुई फिर से रोने लगी। अजीब जिंदगी थी मेरी, कभी अपनी मजबूरी, कभी दूसरों का मोहताज होना, हमेशा दूसरों की बातें सुनना। इसके लहजे में दुख था। सिकंदर उसके आंसुओं को देखते हुए शलसा हो गया।
कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर सिकंदर ने इसके आंसू को गाल से नीचे गर्दन की तरफ बहते हुए देखा। वो आगे बढ़ा और अपने दाएं हाथ की उंगली के पूर से इस आंसू को चुन लिया, इसे मजीद नीचे बहने से रोक दिया। सनम घबराकर पीछे हटने लगी और उसका हाथ रोक लिया। सिकंदर ने नीली आंखों से इसके चेहरे को देखा जो शर्मिंदगी से सुर्ख हो चुका था। वो मजीद करीब हुआ और उसकी गर्दन पर बहते आंसू को अपने लबों से चूम लिया। सनम ने बौखलाकर उसका पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया, जबकि सिकंदर खुद को बेकाबू होता महसूस करने लगा। मेरा तुम्हें छूने का इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारे हसन के नशे में कुछ समझ नहीं सका, सिकंदर ने खुद पर काबू पाते हुए कहा और पीछे हिट गया। सनम ने सर झुकाया और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर सिकंदर फौरन मुतवज्जे हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा।